हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी मैथमेटिक्स क्वेश्चन की जो सीरीज है वो चल रही है और इस सीरीज में मैं आपके साथ मैथ्स के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। यदि आप रेलवे, बैंक, एसएससी या पीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। ये इस सीरीज का 25वां वीडियो लेक्चर। यदि आपने इसके पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इन्हें जरूर देख लीजिए और हमारी इस फ्री ऑनलाइन कोर्स में शामिल हो जाइए। इस सीरीज में मैं मैथ्स के सभी टॉपिक जो है वो कवर करूंगा। आपको स्क्रीन पर यहाँ पर सारे दिखाई भी दे रहे होंगे। नंबर सिस्टम, एलसीएफ, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन और एडवांस मैथमेटिक्स के भी सभी टॉपिक जो है मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो चलिए आज के जो लेक्चर के 10 क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 241 से लेकर 250 तक टोटल 10 क्वेश्चन, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो खंभों की ऊंचाई 80 मीटर और 62.5 मीटर है। यदि उनके सिरों को मिलाने वाली रेखा 36 से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो दोनों खंभों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो दो खंभे लगे हुए हैं उनकी दोनों की जो है वो यहाँ पर लेंथ बताई गई है। साथ में ये बताया गया है कि उनको जो मिलाने वाली 36 रेखा है वो 45 डिग्री का जो है वो कोण बना रही है, ठीक है। तो आप ये जो आप देख रहे हैं, देखिए डी से ई और ए से लेकर बी तक जो आप लाइन देख रहे हैं ये जो है वो दो खंभे हैं और ए से सी तक की जो लाइन है ये वो रेखा है जो कि दोनों को जो है वो मिला रही है 45 डिग्री पे, राइट। हमसे ये पूछा गया है कि दोनों खंभों की यहाँ पर जो है वो बीच की दूरी आप जो है वो बताइए। तो चलिए इसको तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जो है यहाँ पर बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सीईडी, त्रिभुज सीईडी देखेंगे। सीईडी मतलब कि ये वाला जो त्रिभुज है सबसे पहले इसको निकालेंगे। 1045 यहाँ पर निकालेंगे। तो 10 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार जो हम यहाँ पर जो है वो देखते हैं तो यहाँ पर DE अपॉन CE हो जाएगा, ठीक है। मतलब ED या डी कुछ भी आप बोलिए, तो ED अपॉन C। तो ED की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 62.5 मीटर है और CE की वैल्यू हमको नहीं पता है। अब यहाँ हमको पता है कि 1045 कितना होता है, 1045 होता है 1, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे, C इक्वल टू 62.5, ठीक है। क्योंकि ये 1045 जो है वो हो गया 1, तो C जो है वो यहाँ पे आएगा तो C बराबर कितना हो जाएगा, 62.5। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, CBA, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल CBA लेंगे। तो 1045 यहाँ पर भी लगेगा तो BA अपॉन CB हो जाएगा, ठीक है। ये BA अपॉन CB जो है वो हो जाएगा। BA हमको पता है, BA की जो वैल्यू है वो है 80 और CB की वैल्यू जो हमको वो निकालनी है, ठीक है। और 1045 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो CB यहाँ आ जाएगा। तो CB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 मीटर। तो हमको ये पता चल गया CE की डिस्टेंस हमको कितनी मिल गई है, यहाँ हमको मिल गई है 62.5 और C से लेकर B तक की हमको डिस्टेंस मिल गई है 80 मीटर, राइट। इतना हमको मिल गया है। तो हम डिस्टेंस दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, EB कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, CB में से CE जो है वो माइनस यहाँ पर कर देंगे, राइट। तो हमको जो है इसकी बीच की डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। तो 80 माइनस 62.5 कर देंगे तो हमको मिलेगा 17.5, ठीक है। 17.5 मीटर जो है वो E से लेकर B तक की डिस्टेंस होगी। मतलब दोनों खंभों के बीच की जो दूरी होगी वो होगी कितनी, 17.5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडे की कीमत में 50% वृद्धि के कारण 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य जो है वो क्या है। तो यहाँ ये बोला गया है कि अंडे मान लीजिए हमको X रेट पे यहाँ पर मिल रहे थे, उस रेट में जो है 50% की यहाँ वृद्धि कर दी गई है। तो यदि अब हम 24 रुपये में अंडे खरीदते हैं हमको 4 अंडे जो है वो कम मिलते हैं, ठीक है। तो हमसे बोला है कि जो प्रेजेंट उसका रेट है, जो वर्तमान मूल्य वो कितना होगा, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आते हैं, SSC में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है प्रेजेंट रेट निकालने के लिए, ठीक है। वर्तमान मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज द प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी इनटू 100। देखिए कैसे, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज द प्राइस कितना है, 50% इंक्रीज किया है और 24 रुपये में जो हमको यहाँ पर खरीदने बोला है तो 4 अंडे कम मिल रहे हैं। तो क्वांटिटी कितनी मिल रही है, 4 अंडे हमको कम मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हमको क्या है, यहाँ हमने लिख लिया 100, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अरेंज करना है। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि रियल मेथड में जाएंगे तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाती है, राइट। अब हमको कुछ नहीं करना है, सब वैल्यू को जो है वो कट करना है। तो 50 से 100 कट करेंगे तो आएगा 2 से 24 को कट करेंगे तो आएगा 12 और 4 से हम 12 को कट करेंगे तो आएगा 3, राइट। तो यहाँ हमको क्या मिल गया, इसका 3 हमको क्वांटिटी मिल गई। मतलब कि 3 रुपये में जो है हमको 1 अंडा मिल रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है,
प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य कितना है। तो एक अंडे का मूल्य हमने कितना निकाल लिया 3, तो 12 अंडे मतलब एक दर्जन का मूल्य कितना होगा 36 रुपये, राइट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ये मेरा बताने का मेन मकसद था इस क्वेश्चन को लेने का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को जब 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है, जब 9 से भाग दिया जाता है तो 8 शेष बचता है, और 8 से भाग दिया जाता है तो 7 शेष बचता है। तो संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको नंबर इसमें निकालना है। इसका नंबर देखिए, हमको यहाँ दिया गया है कि 10 से यदि हम भाग दे रहे हैं तो हमको 9 मिल रहा है, 9 से भाग दे रहे हैं तो 8 मिल रहा है, और 8 से भाग दे रहे हैं तो 7 मिल रहा है, ठीक है। तो यदि हम इनका डिफरेंस निकालें तो हमको देखो डिफरेंस क्या मिल रहा है, बिल्कुल सेम मिल रहा है। यहाँ पे कितना 1 का यहाँ पर हमको जो है वो डिफरेंस मिल रहा है। तो यहाँ यदि हम एक चीज़ देखें, हमसे यहाँ बोला गया है कि संख्या को यदि हम 10 से भाग दे रहे हैं तो 9 शेष बच रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ संख्या है जो हम मान ले सकते हैं कि 19 होगी, ठीक है। यदि हम दोनों संख्या को जोड़ दें, यदि हम 10 से इसको भाग दें तो हमको 9 शेष तो बचेगा ना, राइट। मतलब संख्या कोई ऐसी रहने वाली है जो कि इसका मल्टीपल रहेगी, ठीक है। मतलब 19 रह सकती है, ठीक है, उसको और भी मल्टीपल यहाँ पर रह सकती है। ऐसे यदि हम यहाँ पर देखें सेकंड संख्या, तो ये संख्या कितनी हो सकती है, 9 से भाग देने पर 8 शेष बच रहा है, मतलब कि 17 का मल्टीपल भी हो सकती है, ठीक है। और यही संख्या जो है वो 15 का मल्टीपल भी हो सकती है, क्योंकि 8 से भाग देने पर जो है वो 7 शेष यहाँ पर बच रहा है। तो मतलब 19, 17 और 15 का जो है यहाँ पर मल्टीपल रह सकती है, राइट, संख्या। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल होता है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर ये संख्या दी गई 10, 9 और 8, मतलब जिन जिन संख्याओं से हमको भाग देना है उन संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे, और जो भी संख्या आएगी उसमें से एक जो है हम माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है। तो इनमें से हम जो है वो एलसीएम निकालने के बाद उसमें -1 कर देंगे तो हमको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो यदि हम 10, 9 और 8 इसका एलसीएम निकालते तो हमको एलसीएम कितना मिलेगा 360, ठीक है। कैसे मिलेगा, 9 और 8 ये हो गया 72, और यहाँ से 5, तो 72 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो ये हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर 360 -1 कर देंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, वो नंबर पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम यहाँ -1 कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 359। अब आप इसमें यदि आप 10 का भाग देंगे तो आपको 9 शेष बचेगा, और 9 से भाग देंगे तो 8 बचेगा, और 8 से भाग देंगे तो 7 यहाँ पर शेष जो है वो बचने वाला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत जो है वो क्या होगा, राइट। तो यहाँ ये बोला गया है कि एक प्लेयर है, उसकी 12 पारियों को एक औसत है, ठीक है। हमको औसत नहीं पता, हमने मान लिया कि वो औसत आर है, राइट। फिर यहाँ पर ये बोला गया कि 13वीं पारी जो वो खेल रहा है तो उसमें जो है उसको 96 रन जो है उसके बन रहे हैं, जिसके कारण उसका औसत क्या हो रहा है 5 रन की जो है उसके औसत में वृद्धि हो जा रही है। तो ये पूछ रहे हैं कि 13वीं पारी में उसका औसत कितना होगा, राइट। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया, राइट। मान लिया ये कि 12 इनिंग का जो औसत है, 12 इनिंग में जो रन बने हैं उनका औसत है कितना आर, ठीक है। हमने आर यहाँ पर औसत यहाँ पर मान लिया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया कि 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, तो हमने क्या कर लिया 12 इंटू यहाँ पर कर दिया आर, ठीक है। 13वीं पारी में 96 रन बना, तो 13वीं पारी का हमने यहाँ पर रन जोड़ दिए कितने 96। फिर यहाँ बोला है जिसके चलते औसत में कितने वृद्धि हो रही है 5 रन की वृद्धि हो रही है, तो 13 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर r+5, ठीक है। और क्या है 12 पारी का औसत है, 13वीं पारी का जो औसत मिला के कितना हो रहा है 5 औसत यहाँ पर 13वीं पारी में बढ़ रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 12r + 96 बराबर 13r + 65, राइट। तो 96 - 65 और यहाँ पर 13r - 12r, तो r बराबर हमको यहाँ पर मिल जाएगा कितना 31। तो ये क्या मिला हमको आर मिला, लेकिन हमसे आंसर में क्या पूछा है कि 13वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। आर किसका पता था, 12 पारियों का जो औसत था वो था आर, ठीक है। तो वो तो 31 हो गया, 13वीं पारी का जो होगा वो +5 हो जाएगा, और हमारा आंसर आएगा 36। मतलब 13 पारियों का जो औसत होगा वो होगा 36, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए के 2 दिनों का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। यहाँ ये दिया गया है कि मतलब ए 2 दिन में जितना काम कर रहा है, बी जो है वो उस काम को 3 दिनों में कर पा रहा है, राइट। तो इनकी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, A/B = 3/2, मतलब कि ए 1 दिन में जो है वो 3 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है वो 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। हम ऐसी एफिशिएंसी इसका निकाल सकते हैं। मतलब यदि हम देखें तो ए जो है वो 1 दिन में मान लीजिए 3 कुर्सियां लेकर आ रहा है, और बी जो है वो 1 दिन में 2 कुर्सियां बना रहा है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम मान सकते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है कि यदि ए काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है, तो ए 8 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना करेगा, 24 यूनिट काम करेगा। मतलब टोटल काम कितना है, वो 24 यूनिट का काम है, क्योंकि वो 8 दिन में जो है वो पूरे काम को समाप्त कर रहा है, राइट। तो टोटल यूनिट काम कितना होगा, 24। और यदि हम बी का निकालें तो बी कितने दिन में कर देगा, बी करेगा 12 दिन में। क्यों, क्योंकि 24 यूनिट काम है और वो एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना, 12 दिन। ठीक है, तो ये आपको जो है ऐसे इस तरीके से आपको अप्रोच लगा के जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 246, राइट। एक रेलगाड़ी जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत गति से चलती है तो वह अपने लक्ष्य पर नियत समय पर पहुंचती है। जब उसकी औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वह 15 मिनट विलंब से पहुंचती है। यात्रा की लंबाई जो है यहाँ पर हमको पूछा गया है। तो यहाँ सिंपल ये बोला है कि यदि 40 किलोमीटर की औसत गति से चल रही है तो वह सही टाइम पर पहुंच रही है, लेकिन यदि वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 15 मिनट विलंब से पहुंच रही है, लेट पहुंच रही है। तो लंबाई आप बताइए यात्रा की कितनी होगी। ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ा है यहाँ पर, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, मतलब कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज पढ़ी है। ठीक है, तो हमसे यहाँ क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा है, लंबाई पूछा है, तो क्या हम लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू कितना जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो चलिए हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये आपको जो है पता होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये मेथड आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, कैसे करना है, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट मेथड आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर स्पीड फाइंड करेंगे। कैसे स्पीड फाइंड कर लेंगे, हमको डिस्टेंस पता करना ना, तो ये हो गया स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्पीड कैसे हम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहली स्पीड लिखेंगे, कितनी होगी 40, और दूसरी स्पीड कितनी आ रही है यहाँ पर 35। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और उन दोनों को आपस में घटा देंगे। ठीक है, उससे हम भाग देंगे। तो इस तरीके से आपको इसको अरेंज करना है। इनटू क्या है, यहाँ पर दिया है टाइम, तो टाइम हमको कितना दिया है, 15 मिनट विलंब से पहुंच रही है, तो 15 मिनट में दिया, इसलिए हम क्या करेंगे, घंटे में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस तरीके की अप्रोच लगानी है। ठीक है, दोनों टाइम को लिख दो, पहले मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में मतलब इसका भाग किससे दे दो, दोनों के डिफरेंस से। ठीक है, 40 - 35 से। तो इस तरीके से करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 15 में से 60 को कट कर देंगे तो आएगा 4। ठीक है, 15 में से 60 को कट करेंगे तो आएगा 4। तो यहाँ पर कितना आएगा, 40 में से यदि हम 35 का जो गुणा करेंगे तो आएगा 1400, और 40 - 35 करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, इंटू कितना आएगा, 1/4। तो इस तरीके की हमको वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, राइट। तो इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व हम करेंगे तो 5 से इसको हम कट करेंगे तो आएगा कितना, 280, और 280 को 4 से कट कर देंगे तो हमारे यहाँ पर मिल जाएगा 70, मतलब कि 70 किलोमीटर। तो इसकी जो यात्रा की जो लंबाई है, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर। तो आपको इस तरीके की जो अप्रोच है यहाँ पर लगानी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाले आगे के 4 क्वेश्चन जो हैं 247 से लेकर 250 तक के डीआई के क्वेश्चन। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि यदि आपने मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया है तो आप उसको जरूर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर जाके मुझे वहाँ पर जो डीआई के जो क्वेश्चन है उनके जो बेसिक पैटर्न होते हैं, 4 पैटर्न जो होते हैं, उनके बारे में वहाँ पर जो है मैंने आपको बताया हुआ, और भी लेक्चर मैंने वहाँ बताए हैं। तो उसकी लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ देख सकते हो। और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा अनअकैडमी की, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम डीआई की बात करें, यहाँ हमने एक और डीआई यहाँ पर लिया हुआ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना। यहाँ दिया गया है विद्युत पुर्जों का उत्पादन, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है इनका प्रोडक्शन के बारे में यहाँ बात की गई है। टोटल 4 यहाँ पर कंपनियां दी गई हैं और 3 साल का इनका जो है वो लेखा जोखा यहाँ पर लिखा है, कितना इन्होंने प्रोडक्शन किया है। मतलब यदि हम यहाँ पर यदि हम ए को देखें तो ए ने 2010 में जो है वो 20 यूनिट प्रोडक्शन किया, 2013 में इसने किया 30 यूनिट, और 2012 में इसने किया 20 यूनिट का प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ग्राफ को पढ़ना है और हम जो है इसके आंसर देने वाले हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं डीआई का। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने तीनों वर्षों में सबसे ज्यादा औसत उत्पादन किया है। ठीक है, तो यहाँ हमको ये बताना है कि यहाँ कोई एक कंपनी ABCD में से किसने सबसे ज्यादा औसत उत्पादन किया है तीनों सालों में। ठीक है, तो पहले साल का निकालते हैं, ए का निकालते हैं। सबसे पहले ए का यदि हम निकालें तो ए का हम देख सकते हैं, देखिए
2010 में इसने किया था 20 यूनिट, 2013 में किया था 30 यूनिट और 2012 में किया था 20 यूनिट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया, डिवाइड कर देंगे 3 से क्योंकि यहाँ पर हमको औसत निकालना है। ठीक है, तो ये आएगा 70/3 और इसको वैल्यू कट करेंगे तो हमको मिलेगा 23.33। ठीक है, तो इसका औसत हमने निकाल लिया। ऐसे हम क्या करेंगे, बी की निकालते हैं। तो बी का हम देख सकते हैं यहाँ पर 2010 में जो है इसने किया था 40 यूनिट, 2013 में किया था 30 यूनिट और 2012 में किया था यहाँ पर 50 यूनिट। तो इसको करेंगे डिवाइड 3 से, यहाँ हमको मिलेगा 120/3 इक्वल टू कितना जाएगा 40। राइट, सी का हम निकालते हैं। सी का भी सेम ऐसे निकालेंगे। इसने 2010 में किया था 20 यूनिट, 2013 में किया था 40 और 2012 में किया था 20 यूनिट। सेम तरीके से हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा इसका औसत 26.66। राइट, अब हम निकालते हैं डी का। डी का हम देखते हैं 2010 में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2010 में इसका प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा 60, उसके बाद 2013 में था 30 और 2012 में था 40। राइट, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे 3 से, 130/3 और इसका औसत आ रहा है 43.66। ठीक है, तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया, ऑप्शन डी जो है वो सही होगा क्योंकि उसका औसत उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा है, बाकी सबके जो है वो कम है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2010 में कंपनी ए और डी का कुल उत्पादन वर्ष 2012 में चारों कंपनियों कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि हम ए और डी का यदि हम जोड़ दें और चारों कंपनियों का जोड़ दें तो दोनों के बीच में जो है वो औसत कुल उत्पादन जो है वो कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि हम 2010 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ दिया गया 2010 में ए और डी का कुल उत्पादन, तो ए और डी का उत्पादन कितना था 2010 में। यदि हम ए का देखें तो 20 था और डी का यदि हम देखें तो यहाँ पर डी का था कितना 60, तो दोनों का मिलाकर कितना हो गया 80 यूनिट। ठीक है, अब हम देखते हैं 2012 में चारों कंपनियों का कुल उत्पादन। 2012 के यदि हम देखें तो ए का उत्पादन था कितना 20। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया। बी का उत्पादन था यहाँ पर कितना 2012 का था कितना 50, तो हमने 50 लिख दिया। सी का था यहाँ पर 20 तो हमने 20 लिख दिया और डी का था यहाँ पर 40 तो हमने 40 यहाँ पर लिख दिया और सबका यदि हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 130। अब यहाँ पर ये बोला है कि वर्ष 2010 में कंपनी ए और डी का कुल उत्पादन वर्ष 2012 में चारों कंपनियों कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पर पूछा गया है, तो चलिए उसको देखते हैं। हमारा आंसर क्या होगा इसमें 80/130 क्यों किया हमने, क्योंकि इसमें यह पूछा गया कि 2012 की अपेक्षा 2010 में कितना प्रतिशत जो था वो कुल उत्पादन हुआ था। अब प्रतिशत पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। हम वैल्यू यहाँ पर कट करेंगे तो हमको आंसर यहाँ पर मिलेगा लगभग 61.5%। तो आपको अप्रोच ये रखना है। ठीक है, बाकी जैसे भी सॉल्व हो रहा है उसको होने दीजिए, आपको अप्रोच इस तरीके से रखना है सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2010 से 2012 तक कंपनी डी की उत्पादन में गिरावट कितने प्रतिशत है। राइट, यदि हम 2010 से लेकर 2012 के यदि हम बात करें कंपनी डी का तो इसको उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट है, क्योंकि यहाँ देखिए आप 2010 में इसका उत्पादन था 60 और 2012 में यदि इसके उत्पादन की यदि हम बात करते हैं तो इसका उत्पादन कितना हो जाता है, गिरकर हो जाता है 40। ठीक है, तो 2010 में कितना था, जो 10 के यदि हम बात करें 10 में था 60 और 12 में था 40। ठीक है, तो यहाँ हम देखिए करते हैं, तो यदि हम सॉल्व करते हैं तो 20 बटे यहाँ पर कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, इंटू कितना आएगा 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर मिलने वाला है कितना 33 इंटू 1/3%। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 40 और 60 के बीच के हम क्या यदि आपके यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा हो कि यहाँ 20 क्यों आया, तो यहाँ इसलिए आया क्योंकि हमने 60 - 40 यहाँ पर किया हुआ, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर निकाला है। राइट, तो इस तरीके से इसको सॉल्व हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीनों वर्षों में कंपनी बी और कंपनी सी के औसत उत्पादन के बीच का अनुपात कितना है। ठीक है, तो कंपनी बी के 3 सालों का औसत उत्पादन और कंपनी सी के 3 सालों का औसत उत्पादन यदि हम निकालें, देखिए बी का यदि हम निकालते तो आता है 40 30 50/3, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था, तो 120/3 बराबर आ गया 40। और यदि हम सी का यदि हम यहाँ पर निकालते हैं तो आता है 20 40 20/3। ठीक है, 20 40 20 क्या है, 2010 में हुआ था 20 यूनिट, 2013 में हुआ था 40 और 2012 में हुआ था 20 यूनिट यहाँ पर उत्पादन। डिवाइड कर दिया 3 से तो हमको औसत यहाँ पर मिल जाएगा 23.33। अब पूछा है कि दोनों के बीच में जो है वो अनुपात कितना था, है ना, मतलब बी अनुपात सी यहाँ पर पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे 40 अनुपात कितना 80/3। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये होगा 40 अपन हमने इसमें मान लिया अपॉन में 1 है। ठीक है, तो ये होगा 80/3। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ हो जाएगा 40 × 3 = 80 × 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है, अनुपात इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ यदि हम डिवाइड करें तो जाएगा 4 × 3 = 12, तो जाएगा 120/80।
तो 40 दूनी 80 और 40 यहाँ पर करेंगे तो आएगा 3, मतलब हमारा आंसर आएगा यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर रेशियो है बी अनुपात सी बराबर होगा 3:2, राइट। तो ये हमारा जो है वो आंसर होगा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट सेशन में जल्दी लेकर जो है वो आने वाला हूँ। साथ में रेलवे और एसएससी के लिए स्पेशल सीरीज भी जल्दी से जल्दी चालू होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैं आपको अनअकैडमी की लिंक भी वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पर आप और भी चीज़ें जो है वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।